मारा हरियाणा। नमस्कार, मैं हूं अनामिका धीमान। मारा हरियाणा देख रहे सभी दर्शकों का स्वागत है। तो शुरुआत करते हैं पानीपत से। पानीपत में डबल मर्डर हुआ है और डबल मर्डर केस में बड़ा खुलासा भी हुआ। आरोपी साहिल ने पहले डेराबस्सी में चाचा की हत्या की, शव को कार में डालकर पानीपत लाया गया, फिर 150 किलोमीटर दूर तक शव को लेकर आया और दोस्त अंकुश को बुलाकर शव ठिकाने लगाने की कोशिश की गई। मदद से इनकार करने पर दोस्त की भी हत्या कर दी गई। चलती गाड़ी में अंकुश को गोलियों से भुना गया है, गोलियों से मौत के घाट उतार दिया गया। तो दोनों शव बुढ़शाम नहर में फेंकने की कोशिश की गई और भीड़ जमा होने पर आरोपी शव छोड़कर वहां से फरार हो चुका। पुलिस की ओर से दोनों शवों को बरामद कर लिया गया है। पहले आरोपी साहिल की ओर से अपने चाचा को मौत के घाट उतारा गया। पंजाब के मोहाली के डेराबस्सी में ताबड़तोड़ गोलियां चलाई जाती हैं, फिर उसकी लाश को पानीपत लेकर आया, फिर लाश को ठिकाने लगाने के लिए अपने दोस्त को कॉल की। जब दोस्त उसके पास पहुंचा और लाश को ठिकाने लगाने की बात कही तो दोनों में बहस होती हुई नजर आई। ड्यूटी से आया था, संभाल के काम कर रहे हैं। आज मंडी में अग्रवाल सिविल स्टोर पर ड्यूटी से आया था 8 बजे करीब। इसके फ़ोन पे कोई कांटेक्ट हुआ है, 13-17 संकट पर बुलाया है इसको। उसके बाद नहीं पता हमारे को इसको कैसे वहाँ ले गए, कैसे इसको मारा है। साहिल का नाम है? साहिल इसको जब इसने बताया कि मैं साहिल से मिलने जा रहा हूँ, चाचा इसके साथ में था, मैं 2 मिनट साहिल से बात करके आ रहा हूँ। इसलिए ये चाचा बेटा दोनों आदमी ये जब मिलने गया है, थे। जब मिलने गया ना तो ये साहिल का नाम बोल के गया कि मैं उससे मिलने जा रहा हूँ। समालका थाने का इलाका लगता है, वहाँ पर 2 डेड बॉडीज मिली थी। सूचना आने पर पुलिस मौके पर पहुंची और उनको आइडेंटिफाई वो डेड बॉडीज हो गई हैं। तो उसमें थाना समालका में FIR दर्ज कर ली गई है। CIA की हमारी टीमें लगी हुई हैं, तीनों CIA इसमें इस समय पर काम कर रही हैं, क्योंकि बड़ा संजीदा मामला है, 2 हत्याओं का मामला है। CIA की टीमें लगी हुई हैं और हमारा समालका थाने की टीमें इसमें लगी हुई है। उम्मीद है कि हम जल्दी इसमें कामयाबी हासिल करें। हमारे संवाददाता रवि सूद फोन लाइन पर जुड़ चुके हैं। रवि, क्या कुछ अपडेट है इस पूरे मामले में? देखिए नामिका, मैं आपको बता दूं कि अब दोनों मर्डर की बात की जाए तो दोनों मर्डर सिर्फ एक पुरानी रंजिश को लेकर किए गए हैं। वहीं जो दोस्त का मर्डर अगर राहुल की बात की जाए तो जो कि साहिल का चाचा बताया जा रहा है, उसकी अगर हत्या की गई है तो वो पुरानी रंजिश को लेकर की गई है, क्योंकि पुरानी रंजिश चलती आ रही थी कि लोन से इनका मर्डर स्टार्ट हुआ। तब यह साहिल बहुत ही छोटी उम्र का होता था, तो पिता ने एक लोन दिया था। लोन के बाद में जब लोन नहीं चुका पाया तो चाचा राहुल ने वो लोन चुकाकर पिता को बेदखल कर दिया। पिता को कुछ भी प्रॉपर्टी में से हिस्सा नहीं दिया गया, जिसके बातें सुनकर वह संजीत पाने हुए था और उसने मौका पाकर ही अपने चाचा का जीरोपुर में अपने प्रॉपर्टी डीलर की दुकान पर बैठा था, वहाँ उनकी हत्या कर दी और वहाँ से टाटा सफारी में अपनी जो टाटा सफारी लिए हुए था उसमें डालकर वो अपने साथ ले आया और पानीपत के टोल प्लाजा पर पहुंचकर अपने दोस्त को फोन किया, जो कि दोस्त ने मौके पर पहुंचा और दोस्त को डेड बॉडी दिखाई और कहा इस लाश को ठिकाने लगाना है। जब उसके दोस्त अंकुश ने इस बात को लेकर मना किया कि वह उसमें इसका साथ नहीं दे सकता, तो अपने दोस्त को भी ताबड़तोड़ गोलियों से मारकर उसकी हत्या कर दी और हत्या के बाद दोनों को शवों को पानी में डालकर वह नहर में डालने के लिए जब बुढ़शाम गांव के पास पहुंचा तो वहां लोगों की आवाजाही देखकर दोनों के शवों को वहीं फेंक दिया। लगातार जो है मर्डर का जो पंजाब के जयपुर में मर्डर किया था, उसके बाद जो पुलिस है वो भी इनका पीछा कर रही थी, तो पुलिस को ठिकाना देकर इसने अपने दोस्त अंकुश की जो है हत्या कर दी। के बाद रवि, आरोपी साहिल कहाँ का रहने वाला है, इसकी कोई जानकारी? आपको बता दीजिए नामिका, जो आरोपी साहिल है वो पानीपत के जो है उगराखेड़ी के गांव का रहने वाला है। तो अगर अपने अभी इस समय अपने मामा के घर ही रह रहा था अपनी माँ के साथ, तो उसके बाद से तो बातें सुनता था इसके पिता के ऊपर कर्ज को उठाने की और इसकी सारी प्रॉपर्टी को हटा दिया गया, तो उसके चलते ही वह रंजिश वाले हुए था। वहीं अगर बात की जाए तो हत्या की वारदात के बाद दोपहर बाद चुनाव की STF टीम ने साहिल को गिरफ्तार कर दिया है और अब जल्द ही पानीपत की प्रोटेक्शन वारंट पर लाकर लाने की तैयारी कर रही है। ठीक है रवि, बहुत बहुत धन्यवाद जानकारी देने के लिए। वहीं CBI ने हरियाणा के IAS को अरेस्ट किया है। 89.46 करोड़ फंड गबन मामले में बड़ी कार्रवाई की गई।
सीबीआई ने पूर्व निगम कमिश्नर राम कुमार सिंह को अरेस्ट कर लिया। पंचकुला नगर निगम फंड घोटाले में बड़ी कार्रवाई की गई है। निजी बैंकों के खातों के जरिए यह फर्जी लेन देन किया गया था। इस मामले में सीबीआई की ओर से कार्रवाई करते हुए पूर्व निगम कमिश्नर राम कुमार सिंह को गिरफ्तार कर लिया गया है। पूछताछ की जाएगी और भी खुलासे हो सकते हैं इस पूरे मामले में। सरकारी पैसा शेल कंपनियों तक पहुंचाने का आरोप लगा है। फर्जी दस्तावेजों से लेन देन छिपाने की आशंका भी सामने आई है। मामला सामने आने पर सरकार ने सस्पेंड भी किया था। सीबीआई जांच में घोटाले को लेकर कार्रवाई अब तेज होती हुई नजर आ रही है। तो आईएएस अधिकारी राम कुमार सिंह अब सीबीआई के रडार पर हैं, सीबीआई के गिरफ्त में हैं। उनको गिरफ्तार किया गया है। फंड हेराफेरी का मामला सामने आया था। 8 अप्रैल 2026 को हरियाणा सरकार ने निलंबित कर दिया था, सस्पेंड कर दिया था और आज गिरफ्तारी हो चुकी है। 30 नवंबर 2027 को रिटायर होने वाले थे राम कुमार सिंह, लेकिन रिटायरमेंट से पहले ही उनको गिरफ्तार किया गया है। वहीं एचएचएससी ने पीएमटी का नया शेड्यूल जारी कर दिया है। कई विभागों के पदों के लिए फिजिकल मेजरमेंट टेस्ट होगा। 22 जून से 27 जून 2026 तक यह परीक्षा आयोजित होगी। 17 अप्रैल, 10 जून और 15 जून की सूचनाओं के क्रम में शेड्यूल जारी किया गया। शॉर्टलिस्ट किए गए पुरुष उम्मीदवारों के लिए कार्यक्रम घोषित किए गए हैं। आयोग ने निर्धारित समय से पहले पहुंचने के लिए निर्देश दिए हैं कि सभी निर्धारित समय से पहले पहुंचे, देरी से पहुंचने वाले अभ्यर्थियों को कोई प्रवेश नहीं मिलेगा। 4 अलग अलग बेंचों में आयोजित यह पीएमटी किया गया है। तो हम आपको दिखा रहे हैं कि किस शिफ्ट में टेस्ट होगा। 4 शिफ्टों में टेस्ट होगा और पहली शिफ्ट सुबह 6:30 बजे से 7 बजे के बाद, जो कि कोई एंट्री नहीं होगी, और सुबह 8:30 बजे 9 बजे के बाद प्रवेश आपको नहीं मिलेगा। दूसरी शिफ्ट इस समय शुरुआत होगी और तीसरी शिफ्ट की बात की जाए तो 10:30 बजे और 11 बजे के बाद आपको प्रवेश नहीं मिलेगा परीक्षा के लिए। दोपहर 12:30 बजे चौथी शिफ्ट होगी। 1 बजे के बाद आपको इसमें प्रवेश नहीं मिलेगा। मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी आज सिरसा दौरे पर रहेंगे और इस दौरान उनकी ओर से डेरा बाबा भूमन शाह में योग कार्यक्रम में भाग लिया गया। सीएम ने लोगों से रोजाना योग करने की अपील की है। मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी सिरसा दौरे पर रहे और इस दौरान डेरा बाबा भूमन शाह में योग कार्यक्रम में हिस्सा लिया गया, योग किया गया है। लोग यहां पर मौजूद थे, सभी लोगों को योग को अपनाने की अपील की गई। जिला कष्ट निवारण समिति की बैठक की अध्यक्षता भी सीएम सैनी की ओर से की गई है। पंचायत भवन में आयोजित जन सुनवाई कार्यक्रम में भी शिरकत की गई और कई विभागों से जुड़ी 15 शिकायतों पर सुनवाई हुई है। सभी विभागों के अधिकारी और कर्मचारी मौजूद रहे। सिरसा में पहले ही विकास कार्यों को लेकर राजनीतिक घमासान नजर आ रहा है। वहीं विधायक सेतिया ने नगर परिषद पर भ्रष्टाचार के आरोप लगाए हैं। सड़कों, सीवरेज और पार्कों की बदहाली पर सवाल उठाए हैं। तो मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी सिरसा पहुंचे थे और इस दौरान उनकी ओर से लोगों के साथ योग किया गया है। लोगों को योग अपनाने की बात की गई। पंचायत भवन में जन सुनवाई कार्यक्रम आयोजित किया गया। लोगों की समस्याएं सुनी गई और इस दौरान निपटारा भी किया गया है कई लोगों की समस्याओं का। तस्वीरें आप देख सकते हैं, 2 अलग अलग तस्वीरें। पहली तस्वीर जहां पर जन सुनवाई के दौरान सीएम सैनी की ओर से लोगों की समस्याएं सुनी गई हैं। दूसरी तस्वीर जहां सीएम सैनी लोगों के बीच में बैठकर योग करते हुए नजर आए हैं। सभी विभागों के अधिकारी और कर्मचारी जन सुनवाई के दौरान मौजूद रहे हैं। सिरसा में पहले ही विकास कार्यों को लेकर राजनीतिक घमासान चल रहा है और इसको लेकर एक दूसरे पर वार पलटवार भी जारी है। अभी हमने महर्षि पतंजलि योग उसको नमन किया है। हजारों साल पहले हिमालय की कतराओं से शुरू हुई ये यात्रा आज वैश्विक आंदोलन का रूप ले चुकी है। साथियों, देश के यशस्वी प्रधानमंत्री
आदरणीय मोदी जी ने संयुक्त राष्ट्र महासभा में सबसे पहले इस उद्बोधन में अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस मनाने की पुरजोर पैरवी आदरणीय मोदी जी ने की थी। तो जन सुनवाई कार्यक्रम हुआ है और बातचीत के लिए हमारे साथ एमसी चेयरपर्सन शांति स्वरूप जी फोन लाइन पर जुड़ चुके हैं। सर स्वागत है लिविंग इंडिया न्यूज पर। हेलो, नमस्कार जी। सर आवाज आ रही है आपको? हाँ जी, आ रही है। सर स्वागत है आपका लिविंग इंडिया न्यूज पर। तो सवाल मेरा यह है, क्योंकि जन सुनवाई हुई है और इस दौरान मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी मौजूद रहे, विधायक सेतिया मौजूद रहे, लेकिन उनकी ओर से साफ तौर पर भ्रष्टाचार के इल्जाम लगाए गए हैं, आरोप लगाए गए हैं। ऐसा कुछ भी नहीं था। 15 लोगों की शिकायत थी कष्ट निवारण समिति में। मुख्यमंत्री जी ने सभी शिकायतों का निपटारा किया और सभी की समस्याओं का उसी टाइम हल कराया गया। लेकिन आप यह कह रहे हैं कि जो वह आरोप लगा रहे हैं भ्रष्टाचार के, वह सरासर गलत हैं। बिल्कुल निराधार है। स्टॉर्म वाटर के बारे में बातचीत की उन्होंने। स्टॉर्म वाटर का शहर के अंदर डलाई जा रही है, वो खड्डे हुए हैं, उनकी रिपेयरिंग चल रही है, और जहाँ टूटी हुई सड़कें उनका तो होना है रिपेयरिंग। और उसके अलावा जहाँ नहीं है स्टॉर्म वाटर की लाइन, वहाँ हम रोड बनाए जा रहे हैं। लेकिन हमने यह भी देखा है कि सिरसा में पहले ही विकास कार्यों को लेकर विरोधियों की ओर से सवाल खड़े किए गए हैं। विपक्ष लगातार सवाल खड़े करते हुए नजर आता है कि किसी भी तरह की कोई काम नहीं किया गया, सड़कें टूटी हुई हैं, पानी की समस्या है। हर वार्ड के अंदर 2-2 करोड़ 1.5 करोड़ के लगभग कार्य हुए और सभी की स्टेटमेंट है। एक साल के अंदर जितना विकास हुआ, स्थायी से स्थायी इमारत तक इतना कभी पहले काम हुआ। सर आप तो खुद एमसी चेयरपर्सन हैं, आपके सामने क्या समस्याएं आ रही हैं? क्योंकि लोग तो आते होंगे कि हमें इन समस्याओं का सामना करना पड़ रहा है। मेन तो हमें समस्याओं का या पब्लिक हेल्थ की ज्यादा दिक्कत आती है, सीवर वाटर की, जो कि सीवर वाटर का काम है, जो नगर परिषद का नहीं है। तो क्या कुछ कार्य इस दौरान किए जा रहे हैं ताकि किसी भी तरह की समस्या ना हो? यदि जैसे कि आपने जिक्र किया है सीवरेज के लेकर समस्या आती है, पानी को लेकर लोग अक्सर कहते हैं, सड़कों को लेकर पानी भर जाता है, तो ये समस्याएं सामने आती हैं, इनको लेकर क्या किया जा रहा है इसमें? जो सड़कें टूटी है उनके बारे में दिक्कत तो है, लेकिन अब हमने 3 टैंकर हायर किए हैं और जहाँ जहाँ मट्टी दबगी या और मट्टी डाल के उनको करके टेम्परेरी उनका प्रीमिक्स करेंगे और बाद में इसका ग्रांट आने के बाद में पूरी इसको कर देंगे कंप्लीट। ठीक है सर, बहुत बहुत धन्यवाद हमारे साथ जुड़ने के लिए। तो पंचायत भवन में जन सुनवाई कार्यक्रम आयोजित किया गया। मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी की ओर से समस्याएं सुनी गई हैं और इसी के साथ ही विधायक सेतिया की ओर से बड़े सवाल खड़े किए गए, भ्रष्टाचार के इल्जाम लगाए गए हैं। कृषि मंत्री श्याम सिंह राणा की ओर से बड़ा बयान दिया गया है। सितंबर 2026 तक रैलियों पर रोक के सवाल का जवाब दिया। उद्देश्य लोकतांत्रिक व्यवस्था को प्रभावित करना नहीं है। डीजल पेट्रोल की फिजूल खर्ची रोकने का निर्णय है। मंत्रियों को अपने काफिले आधे करने के निर्देश दिए गए हैं। सरकारी बैठकों को ऑनलाइन संचालित किया जा रहा है और इसी के साथ ही कहा कि वैश्विक संकट के कारण संसाधनों के संरक्षण पर जोर दिया जा रहा है। तो कृषि मंत्री श्याम सिंह राणा की ओर से बड़ा बयान दिया गया है। मंत्रियों के काफिले को लेकर वह बोलते हुए नजर आए। सितंबर 2026 तक जो उन्होंने जिक्र किया है, सरकारी बैठकों को ऑनलाइन संचालित किया जा रहा है। इसी के साथ ही वैश्विक संकट के कारण संसाधनों के संरक्षण पर जोर दिया गया। देखिए, वो रैली रोकने का मकसद क्या था? अब देश के प्रधानमंत्री जी ने कहा था भाई डीजल की सप्लाई में चेन जो है वो उतनी बढ़ नहीं पा रही जितनी पहले आती थी। वो रोक का मतलब ये नहीं है हम किसी पॉलिटिकल पार्टी की जनता को रैली को रोक रहे हैं। वो तो ये था भाई जब तक देश की व्यवस्था, दुनिया में झगड़े चल रहे हैं, डीजल की जो
कमी है। हम हमारे को भी आदेश है, हम मंत्री हैं भाई, अपना आधा काफिला करके चलो और फजुल्ला खर्च ना करो। अब ऑनलाइन बैठ के करते हैं, पहले जाके करते थे, अब ऑनलाइन करते हैं। जनता रैली किसी का मकसद हमारा किसी को डेमोक्रेसी सिस्टम को नुकसान पहुंचाने का नहीं है, सिर्फ डीजल से पेट्रोल से संबंध था। और वो मैं समझता हूँ भी ऐसे काल में विपक्ष ने भी बात को तो मान लेना। भारतीय जनता पार्टी की प्रदेश अध्यक्ष डॉक्टर अर्चना गुप्ता नू पहुंची हैं। डॉक्टर अर्चना गुप्ता ने कार्यकर्ताओं से बातचीत की है और इस दौरान उनका स्वागत भी किया गया। कार्यकर्ताओं के साथ प्रेस वार्ता में संगठन पर जोर दिया गया। बूथ स्तर तक संगठन को मजबूत लगातार किया जा रहा है। भारतीय जनता पार्टी का जिक्र करते हुए वह नजर आए कि बीजेपी बूथ स्तर तक संगठन का मजबूत कर रही है। नए कार्यकर्ताओं को जोड़ने और विस्तार पर जोर दिया गया। कार्यकर्ताओं का सम्मान संगठन की प्राथमिकता प्रदेशाध्यक्ष की ओर से कही गई है। मुख्यमंत्री के नेतृत्व में प्रदेश में विकास कार्य तेजी से चल रहे हैं, यह भी डॉक्टर अर्चना गुप्ता कहती हुई नजर आई। कि हम अपने बूथों को मजबूत करने की चिंता करेंगे। जैसे अब SIR की प्रक्रिया भी चलेगी। SIR के माध्यम से जो अयोग्य वोट है, जो बाहर से लोग आके यहाँ फंस गए हैं, जो भारतीय नहीं है, उनकी वोट कटेगी। अब उनकी वोट हमारे कार्यकर्ता हर बूथ पे जाकर डिटेक्ट डिलीट का काम करेंगे और रिपोर्ट कराने का काम सरकार करेगी। लेकिन नीचे स्तर तक मजबूती संगठन को मिले उसकी चिंता हम करेंगे। बीजेपी के सत्ता में 12 साल पूरे होने पर कार्यक्रम आयोजित किया गया है। पलवल में विकास प्रदर्शनी और जन कल्याण शिविर आयोजित किए गए। खेल राज्य मंत्री इस दौरान गौरव गौतम पहुंचे हुए थे, उनकी ओर से शुभारंभ किया गया है। प्रदर्शनी में बीजेपी की ओर से किए गए विकास कार्यों को दिखाया गया। उपायुक्त और पुलिस अधीक्षक सहित कई अधिकारी मौजूद रहे। सरकार की उपलब्धियों और योजनाओं की इस दौरान जानकारी दी गई है। 12 साल नरेंद्र मोदी सरकार के ऐतिहासिक रोड से लेके आसमान तक, स्वास्थ्य से लेके शिक्षा तक, शिक्षा से लेकर रेलवे तक, टेक्नोलॉजी से लेकर AI तक, हर क्षेत्र में ऐतिहासिक 12 साल रहे हैं। इस देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने जो संकल्प है, 4 जो जातियां हैं, युवा, महिला, गरीब और किसान, उनके लिए ऐतिहासिक काम, किसान सम्मान निधि से लेकर युवाओं के स्टार्टअप और डिजिटल इंडिया तक हर सपने को साकार करने के लिए 10 साल के ऐतिहासिक कार्यकाल में बहुत सारे काम हुए हैं, बहुत सारे अभी बाकी हैं, जिनको इस देश के प्रधानमंत्री ने युवाओं के सामने 2047 विकसित भारत का संकल्प दिया है, उस पर काम करने का काम कर रहे हैं। शिमला के ढली संजोली बाईपास में लैंडस्लाइड हुई है और सड़क पर पेड़ और बड़ी बड़ी चट्टानें गिरी हैं। ट्रैफिक बंद होने से 2 घंटे लोग परेशान हैं, इंतजार कर रहे हैं रास्ता मिलने का। सड़क पर बड़ी चट्टानें और देवदार का पेड़ नीचे गिरा है। लैंडस्लाइड से 2 गाड़ी को भी हल्का सा नुकसान हुआ। PWD ने करीब 2.5 घंटे बाद सड़क को बहाल किया। तो तस्वीरें आप देख रहे हैं जहां पर शिमला में लैंडस्लाइड हुई है, क्योंकि मॉनसून आने वाला है, मौसम लगातार तब्दील हो रहा है और इसी दौरान लैंडस्लाइड की लाइव तस्वीरें। सड़क पर बड़ी बड़ी चट्टानें गिरी हैं। हालांकि गनीमत रही कि कोई जानी नुकसान नहीं हुआ, लेकिन लैंडस्लाइड से 2 गाड़ी को भी हल्का नुकसान पहुंचा है। 2 से 2.5 घंटे तक यह जाम लगा रहा, लोगों को परेशानियों का सामना करना पड़ा और PWD की कड़ी मशक्कत के बाद यहां से रास्ते को बहाल किया गया। ट्रैफिक बंद होने से 2 घंटे लोग परेशान रहे। हरियाणा में नागरिक उड्डयन को नई दिशा देने की ओर मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी के नेतृत्व में एक और महत्वपूर्ण कदम उठाया गया।
सीएम सैनी ने भिवानी हवाई अड्डा परिसर में नवनिर्मित हैंगर, एयर ट्रैफिक कंट्रोल भवन और सुरक्षा चौकी और इसी के साथ ही कैंटीन का उद्घाटन किया। इस अवसर पर सीएम सैनी ने कहा कि यह केवल भवनों का उद्घाटन नहीं बल्कि पश्चिमी हरियाणा को देश के हवाई मानचित्र पर नई पहचान दिशा में एक बड़ा कदम है। भिवानी एयरपोर्ट को मिली नई उड़ान, हैंगर, एटीसी भवन और कैंटीन का उद्घाटन। हरियाणा में मजबूत हो रहा विमानन नेटवर्क, छोटे शहरों को भी हवाई मैप से जोड़ा जा रहा है। उद्घाटन के मौके पर मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी ने कहा कि भिवानी जैसी वीर भूमि पर आकर उन्हें अलग उत्साह और गर्व का अनुभव हो रहा है। उन्होंने बताया कि इन आधुनिक सुविधाओं के निर्माण पर लगभग 31 करोड़ रुपए की लागत आई है। नया हैंगर विमान और हेलीकॉप्टर के सुरक्षित संचालन, रखरखाव और उड्डयन प्रशिक्षण गतिविधियों को मजबूत करेगा, जबकि आधुनिक एटीसी भवन उड़ानों की सुरक्षा और संचालन क्षमता को बेहतर बनाएगा। इस भिवानी हवाई अड्डे पर साथियों इसको और विस्तार देते हुए आज हमने यहां पर इस परिसर में एक हैंगर और साथियों एक एयर ट्रैफिक कंट्रोल टावर और सुरक्षा चौकी और उसके साथ बच्चों के लिए एक कैंटीन, इन सब सुविधाओं के लिए आज उद्घाटन किया है। और मुझे खुशी है कि इनके ऊपर हरियाणा सरकार ने ये 31 करोड़ रुपया खर्च करके ये सुविधाएं, इसका विस्तार हवाई अड्डे का करने का काम ये किया है। हरियाणा सरकार के प्रयासों से राज्य में हवाई संपर्क का तेजी से विस्तार हो रहा है। मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी ने कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के क्षेत्रीय हवाई संपर्क बढ़ाने के विजन के तहत उड़ान योजना के माध्यम से छोटे शहरों को बड़े शहरों से जोड़ने का काम किया जा रहा है। इसका उद्देश्य यही है कि हरियाणा के अलग अलग क्षेत्रों के लोगों को बेहतर कनेक्टिविटी मिले और व्यापार, पर्यटन, शिक्षा व रोजगार के अवसरों को गति मिले। साथियों, यह पश्चिमी हरियाणा को देश के विमानन मानचित्र पर एक नई ऊंचाई देने का साथियों ये संकल्प है। मैं इसके लिए भिवानी के सभी नागरिकों को और पूरे प्रदेश की जनता को इस उपलब्धि के लिए मैं हार्दिक बधाई और शुभकामनाएं देता हूं। साथियों, भिवानी का यह नागरिक हवाई अड्डा हमारी विकास प्राथमिकताओं को एक महत्वपूर्ण साथियों ये केंद्र है। हरियाणा ने पिछले कुछ वर्षों में सिविल एविएशन क्षेत्र में तेजी से अपनी पहचान बनाई। प्रदेश में विमानन परियोजनाओं को गति देने के लिए हरियाणा विमानन विकास निगम की स्थापना की गई, जिससे राज्य की सभी विमानन योजनाओं को एकीकृत तरीके से आगे बढ़ाया जा रहा है। प्रदेश के सबसे बड़े विमानन प्रोजेक्ट्स में महाराजा अग्रसेन अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा प्रमुख है। यहां से क्षेत्रीय उड़ानों की शुरुआत की गई। वित्त वर्ष 2025-26 में हिसार से अयोध्या, चंडीगढ़ और जयपुर के लिए हवाई सेवाएं शुरू की गई। आने वाले समय में हिसार से जम्मू और अहमदाबाद के लिए भी उड़ान सेवाएं शुरू करने की योजना है। पिछले कुछ वर्षों में हरियाणा ने सिविल एविएशन के क्षेत्र में सबसे तेजी से बढ़ने वाले राज्यों में अपनी एक विशिष्ट पहचान वो बनाई है। साथियों, हमने प्रदेश के भीतर विमानन और हवाई कनेक्टिविटी के महत्व को पहचानते हुए साथियों केंद्रित, दूरदर्शी और व्यापक दृष्टिकोण साथियों अपनाया है। हिसार एयरपोर्ट को केवल यात्री उड़ानों तक सीमित नहीं रखा जा रहा है। यहाँ एमआरओ यानी मेंटेनेंस, रिपेयर और ओवरहॉल हब विकसित करने की योजना है, जिससे विमानों के रखरखाव की सुविधाएं देश के भीतर मजबूत होंगी। इससे हरियाणा में तकनीकी कौशल, निवेश और रोजगार के नए अवसर पैदा होंगे। भिवानी एयरपोर्ट भी अब विमानन प्रशिक्षण और छोटे विमानों के संचालन के क्षेत्र में अपनी अलग पहचान बना रहा है। यहाँ विकसित हो रही सुविधाएं फ्लाइंग ट्रेनिंग संस्थानों को मजबूती देंगी। सरकार भिवानी में हेलीकॉप्टर और छोटे विमानों के लिए विशेष एमआरओ सुविधाएं विकसित करने की संभावनाओं पर भी काम कर रही है। हरियाणा में करनाल एयरपोर्ट, पिंजौर एयरफील्ड और दूसरी हवाई पट्टियों को भी क्षेत्रीय विमानन गतिविधियों के लिए विकसित किया जा रहा है।
मुख्यमंत्री ने कहा कि भिवानी में शुरू हुई नई सुविधाएं आने वाले समय में क्षेत्र की तस्वीर और तकदीर बदलने का काम करेगी। हरियाणा में तैयार हो रहा ये विमानन ढांचा न केवल बड़े शहरों को जोड़ रहा है, बल्कि छोटे शहरों को भी विकास की नई उड़ान देने का आधार बन रहा है। आप जुड़े रहे लिविंग इंडिया न्यूज के साथ, मुझे दीजिए इजाजत। धन्यवाद।